नमस्कार साथियों, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है। रीट लेवल 1 वालों का ये पेपर है जो 12 जनवरी 2025 संडे का ये पेपर है, यानी कल का पेपर है 12 जनवरी का। ये बिग टेस्ट पेपर था। इस पेपर को आपको मिलान करना है रीट लेवल 1 वाले। ये CDP के क्वेश्चन जो कॉमन है रीट लेवल 2 वाले भी देख सकते हैं, तो इस पेपर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा ये पेपर भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित किया गया। पहले हम CDP के 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संप्रदाय है तो दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। शास्त्रीयवाद के प्रवर्तक कौन है? मानवतावाद के, मनोविश्लेषणवाद के और प्रकारीवाद के। शास्त्रीयवाद है, इनके प्रवर्तक है जॉन लॉक, और मानवतावाद के प्रवर्तक मैस्लो और रॉजर्स थे। मनोविश्लेषणवाद है वो सिगमंड फ्राइड का है, और प्रकारीवाद है विलियम जेम्स एंजल डीवी का। ऑप्शन 1। तो इस प्रकार के पहले का ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। 3, 2, 4, 1 जो मैंने मिलाया है। अगला सवाल, जब नवजात शिशु है उसके गाल को छूने पर वह अपना मुंह है वो खोलता है और सिर को घुमाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? मोरो अवस्था, फिटल एक्टिविटीज, रूटिंग अवस्था या बेबिंस की अवस्था? रूटिंग अवस्था कहा जाता है। रूटिंग अवस्था जो 0 से 2 माह तक होती है। अगला सवाल, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? किशोरावस्था के संदर्भ में असत्य है: अटपटी में उलझन की अवस्था, समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, सीखने का स्वर्णकाल। असत्य कथन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। सीखने का स्वर्णकाल है वो ये अवस्था नहीं है। सीखने का स्वर्णकाल है वो शिशुअवस्था की विशेषता होगी। अगला सवाल, निम्न में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास के संदर्भ में सत्य कथन: विकास एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विकास का स्वरूप है वो बाह्य होता है। विकास के संदर्भ में सत्य कथन ऑप्शन बी सत्य है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि विकास। और विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, विकास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप है वो आंतरिक होता है। तो ये अभिवृद्धि की बाकी सारी जो ये विशेषताएं हैं, ये विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ये विकास के संदर्भ में सत्य है। अगला सवाल, रीट लेवल 1 वालों के लिए बहुत अच्छा ये पेपर है, आप मिलान करिएगा 30 में से कितने राइट करते हो। 5वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथनों का चयन करना है। पहला कथन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना टोक्यो में, जो जापान में है, विलियम वुंट द्वारा 1892 में की गई। और अगला सवाल है कि 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेन गुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। तीसरा कथन है, जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना प्रयोगशाला स्थापित की। 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल द्वारा की गई। तो इनमें से असत्य कथन कौन कौन सा है? 5वें का ऑप्शन बी असत्य है, यानी केवल और केवल एक असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना करने वाले थे अपने विलियम वुंट, जो 1879 में हुई थी, ना कि 92 में। और हुई कहाँ थी? लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ना कि टोक्यो में, इसलिए ये असत्य हो गया, बाकी सारे सत्य। 6वां सवाल है,
कि निम्न में से कौन से कथन शिशुअवस्था के संदर्भ में असत्य है। शिशुअवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। शिशुअवस्था के बारे में असत्य है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केवल 4 और 5 असत्य है, ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि चौथा कथन है भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, ये ना होकर के ये दोनों बाल्य अवस्था की विशेषता है। 5वीं भी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल और भाषा विकास की तीव्र गति, बाकी सारी विशेषता है वो शिशुअवस्था की। 7वां सवाल है, 7वां क्वेश्चन है कि जो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। स्वप्न विश्लेषण और मन की विभिन्न अवस्थाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया। साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादन और इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति इरोज और थैनाटोज का भी प्रतिपादन किया। इनमें से कोई नहीं, 7 का ऑप्शन डी होगा। ये सारे इनके बारे में कथन है वो सत्य कथन है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 8वां सवाल है, किशोरावस्था के संदर्भ में असंगत, किशोरावस्था के संदर्भ में असंगत बताना है आपको। किशोरावस्था के संदर्भ में असंगत युग्म है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था को। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल स्टैनली हॉल ने कहा था। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय ये कॉल ब्रूस ने कहा था। शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति काल ये जॉन्स ने कहा था। 8 का ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय ये कॉल ब्रूस ने नहीं कहा था, ये वैलेंटाइन ने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 9वां सवाल, 9वां सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है। गर्भस्थ शिशु की क्रिया फिटल एक्टिविटीज़ कहलाती है तथा हाथ पैर में स्वत क्रियाएँ और गति होना। जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है वह जन्म के बाद भी वातावरण में उतना ही शीघ्रता से अच्छी तरह समायोजन कर लेता है। ऑप्शन 3 है कि जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था के 3रे माह में शिशु की जो स्वाद इंद्रिया होती है उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो कौन से कथन इनमें से सत्य है, कौन कौन से कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन डी इसका होगा 1, 2, 3 सत्य है, ये तीनों 3 सत्य है। 10वां सवाल, पेपर थोड़ा सा ये ब्लैक है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। 10वां क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास के कौन से भाग में विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11 वर्ष से 12 वर्ष तक शीघ्र वृद्धि करते हैं। लसिकाम में, तंत्रिकीय, जननिक, सामान्य। 10 का ऑप्शन ए होगा लसिकाम। जो लैम्फॉइड होते हैं उनका 11 से 12 वर्ष में विकास है वो शीघ्र हो जाता है। बाद में फिर विकास बहुत मंद गति से होगा। 20 वर्ष के आयु तक बालक प्रौढ़ हो जाता है। अगला सवाल है 11 क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन कौन सा इनमें से। XXY की असामान्यता पुरुष अपराधी बन जाता है। XX और Y की असामान्यता हो तो देखने में पुरुष जैसा लेकिन वह अप्रजाति होता है, इसे कैरियोटाइपिंग भी कहा जाता है। 3 है कि XO की असामान्यता होने पर महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं यानी बांझपन की समस्या, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन डी 1 और 3 सत्य है, 1 और 3 सत्य है। बाकी 2 XXY की असामान्यता होने पर दिखने में तो पुरुष जैसा लेकिन वह अप्रजाति होता है, इसे कैरियोटाइपिंग ना कह करके क्लाइनफेल्टर सलेक्शन इससे कहा जाता है। जन्म के पहले दिन बच्चे के शरीर में खून लेकर एक विशेष प्रविधि द्वारा जांच की जाती है, जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। कैरियोटाइपिंग अलग होता है। जन्म के पहले दिन बच्चे के जो शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रविधि द्वारा जांच की जाती है वो कैरियोटाइपिंग है, ना कि XXY की असामान्यता। XXY की असामान्यता तो क्लाइनफेल्टर सलेक्शन इसको कहा जाता है। अगला सवाल 12वां सवाल है
ऊपर वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसलिए आपको ज़्यादा राइट नहीं कर पाते तो भी घबराने की बात नहीं है, ऐसे सवाल टफ 4-5 एक आते हैं। अगला सवाल है असुमेलित युग्म स्वनिम या ध्वनिम, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती हैं। रूपम या रूपग्राम, ये ध्वनि की सबसे छोटे अर्थपूर्ण इकाई होती हैं। अर्थविन्यास, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वो अर्थविन्यास कहलाता है। या ये सभी असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी अन्य अर्थविन्यास वाला ये असुमेलित है। अर्थविन्यास जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हो तो वो अर्थविन्यास वाक्य कहलाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपना परिवार को वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है? कौन सी अवस्था है कॉलबर्ग के अनुसार? पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल आपको पूछ रहा है, निम्न में से स्वयं के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया है वो क्या कहलाती है? अधिगम, बुद्धि, विकास या मूल प्रवृत्ति? स्वयं के तुरंत बाद जो भी क्रिया होती है वो भी क्रिया कौन सी कहलाएगी? वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन डी होगा। यानी कि स्वयं पहले होगा और फिर बाद में मूल प्रवृत्ति होती है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है 15, निकटस्थ विकास का सत्र यानी ZPD वो क्या है? आपको परिभाषा बतानी है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का सत्र है वो ZPD होगा, यानी निकटस्थ समीपस्थ विकास सत्र। 16वां सवाल है, एक माँ जो कि किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला करवा लेती है तो वह अपने बालों का घुंघरालापन वंशक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत के अनुसार है? ये अर्जित या उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत हुआ या बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत हुआ? या मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत? तो इसका सही क्या होगा जरूर बताना आप। इसका सही होगा बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी होगा इसका। 17वां सवाल, असुमेलित युग्म में से कौन सा है? क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक वार्फ। इसके प्रायर है ना कि वार्फ है, इसलिए गलत हो गया। बाकी 3 अच्छा है, वो उसके विकास का श्रेय पेस्टोलॉजी को है। लंबात्मक विधि के प्रवर्तक कॉल्सी गैरिसन है और प्रभाविकता व वियोग का नियम मेंडल ने दिया था। अगला सवाल, निम्न में से गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक माता पिता की आयु, माँ का स्वास्थ्य, स्त्री का शराब और तंबाकू सेवन करना, माँ का आहार, तो ये सारे प्रभावित करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी होगा इसका। अगला सवाल, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वह एकदम ना होकर धीरे धीरे क्रम अनुसार होता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्रमिक विकास का सिद्धांत। अगला सवाल, अवस्था में बालक में देश की भक्ति की भावना जोर शोर से रहती है क्योंकि स्वयं जल्दी उत्पन्न होता है और स्वतः खत्म हो जाता है। कौन सी अवस्था में? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शन सी होगा किशोरावस्था में। अगला सवाल 21, साइकोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। तो ये परिभाषा किन की है? ब्रक की है, अर्लोक की है, जेम्स टेवर की, क्रोम क्रो की अच्छी परिभाषा है। और ये
कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ऑप्शन बी इसका होगा, यह लौकी है। 22वां सवाल है, निम्न में से शैशवावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। शैशवावस्था के संदर्भ में गलत कथन बताना है। इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सारे सत्य हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन की आधारशिला भी है और सीखने का स्वर्ण काल है। 23वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। वो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ समझेंगे और दूसरी तरफ मूल प्रवृत्ति है। सम्मिलित करना है। घृणा उत्पन्न होगा तो कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी, यानी पहला स्वयं उत्पन्न होता है फिर बाद में मूल प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए इसका आप सही जवाब दो पाओगे, घृणा से निवृत्ति होगी, ऑप्शन 4। करुणा से संवेदना होगी, और वात्सल्य संतान का होना, और भय से पलायन होगा। बहुत अच्छा सवाल। समय और मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए जरूर सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा इसमें बहुत इजी सवाल होते हैं स्वयं और मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए। अगला सवाल है 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। दुर्गानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी होगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल 26, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बहुत अच्छी बुक है, जीन पियाजे। 27वां सवाल है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोल्स कैर से हुई है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होगा परिपक्वता की ओर बढ़ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, 28वां सवाल है, छोटा रखता हूँ। 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से आलपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आलपोर्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। इन्होंने केटल के साथ मिलकर स्थूल गुणों पर अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। इन्हें एडलर का मुख्य सहयोगी भी माना जाता है, ये भी सही है। ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं, मनोविश्लेषणवाद सिगमुंड फ्राइड का व्यक्तित्व पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 28 का ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 29 क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैक्डूगल ने अपनी जो पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी उसके पृष्ठ 16 पर किस शब्द को बुरा बताकर उसकी आलोचना की गई थी। वो शब्द था चेतना, ऑप्शन सी। अगला और साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन, और ये कई बार रिपीट भी हुआ है, तो मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका है। ये कथन है वो है वाटसन का, व्यवहारवाद के जनक। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के जो मैंने हल करवाए। ये भाटी आश्रम का 12 जनवरी यानी कल एक संडे का ये पेपर है रीट लेवल 1 वालों के लिए। खंड सेकंड आपके भाषा से जुड़े क्वेश्चन, ये भी जरूर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है कि निम्न में से असंगत विलोमार्थी युग्म कौन सा है, यानी सही नहीं। आदि का अनंत, आदर का अनादर, सामिस का निरामिस, आक्रमण का प्रतिरक्षा। विलोमार्थी युग्म सही नहीं है, ऑप्शन ए आदि अनंत, ये सही नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से असंगत विलोमार्थी युग्म कौन सा है। असंगत इसमें भी बताना है, तो ऑप्शन सी होगा इसका भी, आदर का तार, ये सही नहीं है। आलसी कर्मण्य सही होगा, आडम्बर सादगी होगा, और आज्ञा का अवज्ञा होगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। सही नहीं है वाक्यांश, वह जो दिखाई दे असंगत है। अभिनय करने वाली स्त्री है वो अभिनेत्री होगी, जो कभी मरे नहीं वो अमर होगा, और जो ऊंचा ना हो वो अतुंग होगा। अदर्शित जो दिखाई ना दे वो होगा। अगला सवाल,
निम्न में से संगत वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसमें से संगत है ऑप्शन बी संगत है, जो छुआ न गया हो वो अछूता। 35वां सवाल है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? इसमें से ऑप्शन बी दीपावली, एक त्यौहार का नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक है। 36वां सवाल, निम्न में से भाववाचक संज्ञा जो अव्यय से बनी है, भीतरता, भीतर अव्यय है उससे बनी भाववाचक भीतरता। 37वां सवाल है, निम्न में से असंगत संबंध बोधक अव्यय वाला विकल्प कौन सा है? असंगत संबंध बोधक है ऑप्शन बी संघवाचक, सामने आगे अपेक्षा, ये नहीं होगा। 38 क्वेश्चन, निम्न में से सही संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है वो सही कौन सा है? मुनि धनेन्द्र, मुनिंद्र सही है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्न में से असंगत समास विग्रह कौन सा है? सही नहीं है ऑप्शन सी सावधान, अवधान सहित, सॉरी संगत है ये, संगत समास विग्रह है, बाकी संगत नहीं है। 40वां सवाल है, निम्न में से भिन्न उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उच्चारण, बाकी उप है सभी के, ये उत्त वाला है। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण फूंकनी है वो नहीं होगा। निम्न में से कृतवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? अड़ियल। अतरंग का पर्यायवाची क्या है? अतरंग, मनसा, अतरंग का पर्यायवाची मनसा। निम्न में से अटल का पर्यायवाची नहीं है, अटल का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। निकृष्ट है वो अटल का पर्यायवाची नहीं। अडिग, अविचल और पक्का ये अटल के पर्यायवाची है। 45 क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से तत्वाधान अशुद्ध है, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य, प्रज्वलित है सही है। 46 क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? समुच्चय है वो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? रोमन ये स्त्रीलिंग है, पानी तरबून ताड़ ये स्त्रीलिंग नहीं है। 48 क्वेश्चन है कि मोहन है वो बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? कर्ता उद्देश्य होता है हमेशा, तो ऑप्शन सी मोहन है वो उद्देश्य। 49 क्वेश्चन है, मूर्खता का काम करना सही अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है? मूर्खता का काम करना मुहावरे का अर्थ बताना है। अगल के पीछे लठ लिए फिरना। ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्म शर्म हो जाना। 51वां क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण से, भाषा की विशेषता में शामिल नहीं है, कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये विशेषता भाषा की नहीं है। भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया, भाषा अनुकरणजन्य प्रक्रिया है और प्रत्येक भाषा का मानक रूप है वो अवश्य होता है। भाषा अर्जित प्रक्रिया ना कि जन्मजात है। अगला सवाल, व्यवहार की दृष्टि से भाषा के उच्चारित रूप में शामिल है सुनना। बहुत अच्छे हिंदी शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन। 53 सवाल, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह परिभाषा किसने दी? अच्छी परिभाषा है, ये देने वाले हैं सुकुमार सेन। प्रारंभिक कक्षाओं में सुलेख के अभ्यास द्वारा किस नियम को व्यवहार कर सकते हैं? वो नियम होगा सामंजस्य का सिद्धांत। निम्न में से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र के व्यवहार में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? वह उनकी तुलना नहीं कर सकेगा, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। छात्र इसका प्रतिविज्ञान कर सकेगा, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। वह इनके उदाहरण दे सकेगा और इनका संश्लेषण कर सकेगा, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। 56 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कक्षा तक व्याकरण की परिभाषाओं का ज्ञान आगमन विधि से कराना चाहिए, यानी आगमन विधि का प्रयोग कब तक करना चाहिए हिंदी में, कौन सी क्लास तक? कक्षा 5 से 8 तक।
निम्न में से प्राथमिक स्तर पर रचना कार्य में शामिल नहीं है। शब्द साधन, शुद्ध लेखन, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग। रचना कार्य में प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है शुद्ध लेखन। निम्न में से रचना शिक्षण के उद्देश्य में शामिल है। रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये सभी उद्देश्य हैं। रचना के दो प्रकार है, मौखिक, लिखित। मौखिक में मौलिक रूप से अपने विचार को प्रकट करने की क्षमता बढ़ानी जाती है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ये भी रचना शिक्षण का उद्देश्य है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस विद्वान के अनुसार पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया बाद में रखने का सुझाव दिया है? ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रोबेल ने तो कहा था कि पहले पढ़ो और फिर लिखो, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने उल्टा कहा था। ये उल्टा वाला ध्यान रखना, ये सवाल आएगा। मॉन्टेस्क्यू ने लिखना पहले बताया, पढ़ना बाद में बताया। 60वां और अंतिम क्वेश्चन हिंदी शिक्षण का, हिंदी से जुड़ा हुआ आपके जो लैंग्वेज फर्स्ट है, 30 क्वेश्चन वाले। सुंदर लिखाई के लिए किस लेख का आश्रय लिया जा सकता है? सुलेख का, अनुलेख का, शुक्लेख का, ए और बी दोनों का? ऑप्शन बी होगा अनुलेख का। तो ये 60 क्वेश्चन हमने देख लिए, 60 क्वेश्चन। आगे आपके इंग्लिश जो लैंग्वेज सेकंड है उनसे जुड़े क्वेश्चन मैं आपको PDF रूप में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ जाकर इंग्लिश ज़रूर मिलान करिएगा। मैं यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन है वो नहीं देख रहा हूँ। आगे आपके जो मैथ है, मैथ भी आप मिलान करिएगा ज़रूर। मैं आंसर इसके भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। शिक्षण विधियों के मैथ के क्वेश्चन जरूर देख लेते हैं। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहे हैं पहले देख लेते हैं। एक 111 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है। 111 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती हैं? यानी गणित की प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती। तार्किक, व्यवस्थित, संगठित, अभिव्यक्ति, इनमें से किसमें नहीं होती है? ऑप्शन डी होगा, अभिव्यक्ति में नहीं होती। अगला सवाल है 112, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्तकरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सभी विषयों के साथ गणित का निकट का संबंध है, यह कथन सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट सवाल है 113, सिकंदर ने ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यह उदाहरण किसका है? गणित का जीव विज्ञान के साथ सहसंबंध का, गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध का है? तो ऑप्शन बी होगा इसका, यह सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है, हिस्ट्री से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से किसका विकास होगा? इन सभी का होगा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और तार्किक सोच। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्न विशेषता कौन सी नहीं है? गणित की प्रकृति और संरचना की, ऑप्शन बी है वो नहीं है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, ये नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, गणित की भाषा भी सांकेतिक है, और गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्कसंगत होते हैं, ये विशेषता है। 116वां क्वेश्चन है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को रिक्त स्थान की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? आमूर्त चिंतन, तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक है, अच्छा क्वेश्चन, महावीराचार्य, ऑप्शन ए। 118 क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? ऑप्शन ए सही नहीं है, ये निगमनात्मक विज्ञान है, ये गणित की प्रकृति नहीं है। ये तार्किक विचारों का विज्ञान है, इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का भी अध्ययन होता है। ये विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा भी है। 119वां क्वेश्चन है, कुहुक एक गणित ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? इसके रचना करने वाले थे वो ब्रह्मगुप्त थे, ऑप्शन ए होगा। 120वां क्वेश्चन है कि गणित विषय की प्रकृति या तार्किकता की विशेषता वो निम्न में कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी विषय निष्ठता,
ये नहीं है। मौलिकता शुद्धता परिणाम की निश्चितता होती है। 120 का ऑप्शन सी। आगे आपके सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन खंड 5 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 121वां क्वेश्चन है, परिवार का अंग्रेजी शब्द जो फैमिली है वो किस भाषा के शब्द से बना है? ये लैटिन भाषा से बना है। फैमिलस शब्द है जिससे फैमिली शब्द बना है। एक परिवार में निम्न विशेषता होती है, एक परिवार में विशेषता होती है, ये सभी होती हैं। आर्थिक बंधन, साझा निवास स्थान और भावनात्मक आधार भी होता है। सुरेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ की माँ मेरे पिताजी की माँ है। तो सुरेश का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया। वो मेरा भाई है, ऑप्शन डी। बाल श्रम के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है बाल श्रम के प्रभाव वाला, ऑप्शन बी। समाज की विभाजन की प्रक्रिया के एवं लैंगिक विभेदीकरण को कम किया जा सकता है, ये बाल श्रम के प्रभाव नहीं है। राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? अच्छा सवाल है ये, ऑप्शन सी होगा 2010 में। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक कानून लागू किया गया था। शरद एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और बालक की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। इनमें से सत्य कथन कौन कौन से ये बताना है। तो इनमें से सत्य है 1 और 2। 1 और 2 सत्य, 3 सत्य नहीं। अगला सवाल, 127वां विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल है 31 मई को। विभिन्न क्षेत्रों का वस्त्र है और सत्र है, सम्मिलित करना है। फिरन है जम्मू कश्मीर का है और गोचा है वो लद्दाख का है और तेपांग है वो हिमाचल प्रदेश का है और पुआन है वो मिजोरम का है। यह अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में वापस से रिपीट हो सकता है। फिरन तो रिपीट हुआ कई बार जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलकारी कहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र है? पंजाब का। मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है ये सवाल, विस्कॉस। 131वीं पशुगणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान है वो है 2nd। राजस्थान में विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बच्ची जयपुर में। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? ये इंपॉर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन है संपूर्ण। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में असंगत युग्म पाली की काष्ठ कला संगत नहीं है, प्रतापगढ़ थेवा कला है और बीकानेर नमकीन है और श्री गंगानगर का किन्नू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा 1955 को। फड़ चित्रकला हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है 18। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये सभी उद्देश्य होंगे, जागरूकता, अभिवृद्धि, मूल्यांकन। इनमें से पर्यावरण के जैविक घटक,
जीवों वाला घटक पौधे जैविक घटक माने जाते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प है पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? धार्मिक संरक्षण को। इनमें से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वो नियम है अनुभव का नियम। थॉर्नडाइक के ये तीनों नियम थे। जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है तो वह कौन सा सूत्र है? वो सूत्र होगा मित्रों अज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को देते हैं तो ज्ञात से अज्ञात, यानी बच्चों को कितना ज्ञान है उसके आधार पर अज्ञात की ओर चलेंगे। 147 क्वेश्चन। 144 अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये सवाल है। कोहलर है। वर्दीमर, कोहलर, कॉप का 3 प्रतिपादक थे। पर्यावरण अध्ययन का संबंध है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान या इन सभी से है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन कौन कौन से हैं? ये दोनों सत्य होंगे। पर्यावरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग होता है। पर्यावरण अध्ययन का निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध और विश्वसनीय भी होता है। 147 सवाल है। पर्यावरण अध्ययन का राजनीति विज्ञान से गहरा संबंध है क्योंकि पर्यावरण तत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में प्रकृति प्रति सुविधा देता है जिससे राजनीतिक विवाद होते हैं। 147 का ऑप्शन सी ही होगा। उगते हुए भी दोनों। प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? अच्छा सवाल। ऑप्शन ए होगा 6। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। 150वां क्वेश्चन और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण के पद कितने हैं? ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। कौशल का प्रदर्शन, लघु पाठ योजना, लघु समूह को पढ़ाना। तो ये 150 क्वेश्चन देखे हमने मित्रों। आपके सब्जेक्ट के देखे, लैंग्वेज फर्स्ट के देखें, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है वो नहीं देखे, स्किप किया मैंने। और मैथ के जो मिलान वाले सवाल वो भी स्किप किए। टीचिंग मेथड के देखे हैं मैथ के भी। और आपके सब्जेक्ट को देख चुका हूँ, पर्यावरण अध्ययन संपूर्ण, और हिंदी के क्वेश्चन देख चुके हैं और CDB के पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। बहुत अच्छा ये टेस्ट पेपर आयोजित हुआ। 150 में से आपने 120 में से 30 क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं और 20 हमने मैथ के भी नहीं देखे। यानी 100 में से आपने कितने राइट किए हैं यहाँ इस क्लास में? तो ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और मित्रों हमारे साथ जुड़े रहें बहुत सारे अच्छे और भी टेस्ट पेपर के साथ और क्लासों के साथ। थैंक यू वेरी मच।